जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा था। सो प्लीज चेक दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम हियर। सो आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो है उसके अंदर हमने क्या देखा था कि पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 5 है उसमें हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है, राइट। जिसके अंदर हमने सबसे पहला जो टॉपिक है किसके बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। अभी हम इसके बाद देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है या जो क्या क्वालिफिकेशन है, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और हु कैन बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन आपका वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के अंदर, जो सेम हमने प्रेसिडेंट के अंदर देखा था वही इसके अंदर भी आएगा कि ही मस्ट बी, और ही और शी जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जा रहा है, ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, राइट। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। दूसरा क्या है आपका इसके अंदर, दैट ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ही और शी मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ, he or she must have attained the age of 35 years। उसको जो है 35 years की एज को पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए, राइट। जैसे हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर देखा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कम से कम एज 35 चाहिए, 35 कंप्लीट चाहिए, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कितनी एज चाहिए, 35 एज कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। थर्ड हम ये देखेंगे कि ही शुड बी एलिजिबल। ये जो कोई जो अगर वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आ रहा है या वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो वी कैन से इलेक्शन फाइट कर रहा है, तो उसको अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दैट ही शुड बी एलिजिबल इनफ टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के अंदर हमने क्या देखा था, प्रेसिडेंट के अंदर हमने ये देखा था कि दैट पर्सन हु इज गोइंग टू बी इलेक्टेड, और जो इलेक्शन फाइट करने के लिए आ रहा है प्रेसिडेंट का, उसको लोकसभा का मेंबर बनने का एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, ये जो अगर कोई बंदा आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करने आ रहा है, तो ही शुड बी एलिजिबल, ही और शी शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहां पे वो इतना एलिजिबल होना चाहिए, he or she should be eligible, we can say enough eligible to be elected as a member of राज्यसभा, ठीक है। तो वो जो बंदा आ रहा है उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर क्या हो पाए, इलेक्ट हो पाए। फोर्थ है इसके अंदर that any person who is going to going to contest the election for the post of vice president of India, तो उसको क्या नहीं होना चाहिए, that he should not have any office of profit। उसके पास क्या नहीं होने चाहिए, he or she should not have any office of profit, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था प्रेसिडेंट वाली वीडियो, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि उसमें भी आपका ये पॉइंट था दैट ही और शी शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही है कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, स्पेशली जो आपका क्या गवर्नमेंट जॉब, वो नहीं होना चाहिए, दूसरी कोई इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपका मेनली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। बट इसके कुछ आपके क्या है एक्सेप्शंस भी होते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आपकी जो है नहीं आएगी। तो खुद इसके अंदर आपका प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, वाइस प्रेसिडेंट की जो है ये आपकी पोस्ट होती है, स्टेट के जो क्या होता है गवर्नर्स होते हैं उनकी पोस्ट आती है, और सेंट्रल और स्टेट के जो भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनकी पोस्ट आती है। तो ये सारी पोस्टें जो होती है इनको इसका एक्सेप्शन माना जाता है कि वो पोस्टें आपकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो है नहीं आएंगी, राइट। बाकी जो भी आपकी पोस्टें हैं, गवर्नमेंट पोस्टें हैं, वो सारी के सारी पोस्टें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आती हैं। तो एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको एक भारत का नागरिक होना पड़ेगा
एक्सक्यूज मी, इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, यू मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स, आपको 35 ईयर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। यू शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, आपको इतना एलिजिबल होना पड़ेगा कि आप राज्यसभा का मेंबर क्या हो पाए, इलेक्ट हो पाए। एंड यू शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। इसके बाद है आपका कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। इससे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के अंदर हमने क्या देखा था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमने ये देखा था कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आपके कौन कौन होते हैं, उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हमने ये देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, नाउ मार्क माय वर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स, आई एम सेइंग इलेक्टेड मेंबर्स, प्रेसिडेंट में ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के उसमें इलेक्टोरल जो क्या है कॉलेज है, उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, तो पहला ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, दूसरा all the elected members of all the state legislative assemblies of the states, जितने भी states इंडिया के अंदर है वहां पे जो आपकी विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड इसके अंदर आपका क्या आ गया कि दिल्ली और जो क्या है आपकी पुडुचेरी है, यहाँ की विधानसभा जो है वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करती है, वी कैन से उस पर पार्टिसिपेट करती है। तो ये था आपका प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज और वी कैन से उनका इलेक्शन कैसे होता है। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को यहां पे एक बार देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी एक इलेक्टोरल क्या करता है, कॉलेज करता है। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर क्या आता है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर क्या आता है आपका, ओनली एक ही पॉइंट आएगा, दैट इज all the members of Lok Sabha, all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, means इसका मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी क्या है पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस है, इनके सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स, यहां पे कोई आपका इलेक्टेड ऐसा नहीं कि इलेक्टेड हो है तो इलेक्टेड ही यहां पे क्या करेगा, वोट करेगा, नहीं, यहां पे लिखा है ऑल द मेंबर्स। नाउ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द मेंबर्स, तो ऑल द मेंबर्स का मतलब है कि यहां पे एक तो आपका इलेक्टेड भी आ जाएगा, यहां पे आपके पास इलेक्टेड मेंबर्स भी आ जाएंगे और प्लस यहां पे आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ जाएंगे। आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है कि राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, राइट। ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक पावर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स है वही पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी सी वाइस प्रेसिडेंट का जो आपका इलेक्शन है, इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट वन थिंग टू बी नोटेड हियर, यहां पर स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है इनका कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने ये देखा था कि स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलते हैं आपका विधान एक जो है परिषद, ठीक है, विधान परिषद। तो विधान परिषद नहीं बल्कि विधानसभा, राइट। विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो हमने पिछली वीडियो में चेक किया था। इसमें आपके स्टेट का चाहे विधान परिषद हो चाहे आपका एक विधानसभा हो, कोई भी चाहे इलेक्टेड हो चाहे कोई भी मेंबर हो वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल आपके जो ये आपके पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, इन्हीं के ऑल द मेंबर्स चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। सिस्टम क्या है, इलेक्शन का सिस्टम क्या है, देखिए इस
वाइस प्रेसिडेंट के जो सिस्टम है, जो इलेक्शन है उसका सिस्टम क्या है? हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या देखा था कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हमने देखा था। सेम आपका सिस्टम, इलेक्शन का सिस्टम आपका वाइस प्रेसिडेंट के अंदर भी आएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो ये आपका इसमें भी अप्लाई होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ, इसको मैं यहां पे मिटा करके लिख देता हूं, by means of single transferable वोट। तो ये सिस्टम है जिससे आपका वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का, दोनों का इसी सिस्टम से आपका इलेक्शन होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम आम चुनाव जो हमारे होते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हमारे स्टेट की जो क्या है आपकी विधानसभा है उनका चुनाव हो रहा है, तो उसमें वोट जो है ना, वो वोट आपके व्हाट वी कैन से, वोट आपके फालतू भी जाता है। फालतू इन द सेंस की मान के चल लीजिए आपके दो बंदे आपके इलेक्शन में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। टोटल लोग इनको वोट देने वाले कितने हैं? 500 लोग हैं। सो देयर आर 500 पर्संस हु आर गोइंग टू वोट दीज टू पीपल। 500 लोग यहां पे वोट देने के लिए आ गए हैं, ठीक है। अब 500 में से 200 वोट इसको मिले और 300 वोट इसको मिले। इसका मतलब ये जीत गया, तो इसके जीते हुए वोट ही केवल काउंट होंगे। इसके कितने वोट काउंट होंगे? केवल और केवल 300 वोट। ये आपका 300 वोट इसको मिले हैं, तो ये आपका जीत गया है। इसको जो 200 वोट मिले हैं, तो ये 200 वोट आपके वेन, आई मीन ऑल दोस 200 वोट्स वेंट इन वेन, वो आपके बेकार के चले गए हैं, ठीक है। बट यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे ऐसा आपके क्या होता है, हियर यू हैव टू गिव द प्रेफरेंसेस। यहां पे आपको प्रेफरेंसेस वी कैन से देना पड़ता है। प्रेसिडेंट में भी मैंने आपको समझाया था। मान लीजिए दो बंदे आपके इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, मे बी फॉर द पोस्ट ऑफ वी कैन से प्रेसिडेंट और फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो दो इलेक्शन, अगर मान के चलो मैं इनको वोट दूंगा, तो मैं किसी एक को ही वोट नहीं दूंगा, मुझे दोनों को वोट देना पड़ेगा, बट मुझे इनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। प्रेफरेंस इन द सेंस, मान के चल लो, देखिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या था, मैं इसका मतलब आपको समझा रहा था। तो यहां पे क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब आपका है, अब यहां पे जो है ना, यहां पे आपका मान लीजिए एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है और तीसरा बंदा ये है। तो ये तीन बंदे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या हो गए, ये कैंडिडेट्स हैं। अब मैं अगर एक एमपी हूं, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मैं लोकसभा का मेंबर हूं, चाहे मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, अब मैं अगर वोट देने जा रहा हूं, तो मैं वोट केवल एक को नहीं दूंगा। एक मैंने जैसे हम ईवीएम में एक बटन दबाते हैं तो मेरा वोट हो गया, नहीं, मैं तीनों को मुझे वोट देना पड़ेगा। मान के चल लीजिए मुझे सबसे पसंदीदा ये सेकंड वाला कैंडिडेट है, तो मैं इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दूंगा, लेकिन मैं साथ में अपनी सेकंड प्रेफरेंस, मान चल लो मुझे इसके बाद ये पसंद है, तो मैं इसको अपनी सेकंड प्रेफरेंस दूंगा, और थर्ड में मैं इसको अपनी थर्ड प्रेफरेंस दे दूंगा। इसका मतलब अगर आगे चल करके ये कैंडिडेट अगर मेरा हार जाता है, तो इसका जो मेरा जो वोट है वो अपने आप इस पर चले जाएगा, और ये हार जाता है तो मेरा जो वोट है वो अपने आप इस पर चले जाएगा। मतलब ये है, इसमें वोट, द वोट्स डोंट गो इन वेन, यहां पर वोट जो है वो बेकार के नहीं जाते हैं। ओके, यहां पर जो आपके वोट्स हैं वो बेकार के नहीं जाते हैं। तो इस सिस्टम को आपका बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्शन, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है यहां पर आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, एक्सक्यूज मी, चलिए, हाँ, इलेक्शन के अंदर मैं आपको एक और बात बता देता हूं। हमने प्रेसिडेंट के अंदर भी ये देखा था कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेकर के कोई भी आपका डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी इश्यू पैदा हो जाए, कोई भी आपका क्या है डिस्प्यूट हो जाए, तो उसे कौन सॉल्व करता है? उस इश्यू को कौन सॉल्व करता है? उस इश्यू को सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट, राइट? कोई भी डिस्प्यूट अगर आपका वैकेंसी हो जाए रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर डिस्प्यूट हो जाए, कोई इश्यू हो जाए रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस इश्यू को, इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, इसे कौन सेटल डाउन करता है? तो इसका आंसर बेटा आपका होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है इनके डिस्प्यूट को क्या करता है? सेटल करता है, इनके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है। कोई भी इनके इलेक्शंस को लेकर के कोई भी इश्यू हो जाए तो उसको जो है वाइस, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वही क्या करता है? इसको सॉल्व करता है। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया। इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब हम कुछ और अदर पॉइंट्स देखते हैं कि इसके अंदर और अदर पॉइंट्स हमारे क्या क्या है। देखिए, अदर पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए अपने ऑफिस में रह सकता है। चलिए यहां देखते हैं। तो टर्म ऑफ ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो सेम प्रेसिडेंट की ही, जैसे आपका प्रेसिडेंट का है तो प्रेसिडेंट की ही तरह है। प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में कितने साल तक रह सकता है? 5 साल तक। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है आपका इलेक्शन हो जाता है, जब वो आपके अपॉइंट हो जाते हैं, तो अपने अपॉइंटमेंट से 5 साल तक वो अपने पोस्ट पर रहते हैं। दो, ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, कितनी भी बार वो इलेक्ट हो सकता है, राइट? सेम आपका वाइस प्रेसिडेंट में भी है। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रह सकता है? ये भी आपके 5 इयर्स तक रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, इनका भी क्या हो सकता है? री इलेक्शन हो सकता है, ये बार बार आपके इलेक्ट हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो था वाइस प्रेसिडेंट का टर्म्स ऑफ वी कैन से ऑफिस। अगर हम बात करेंगे रेजिग्नेशन कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? इस्तीफा। रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट के अंदर हमने क्या देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? प्रेसिडेंट देगा। तो यहां आपका क्या चलता है बेटा? वाइस वर्सा चलता है, ठीक है, वाइस वर्सा चलता है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। तो यहां पे अगर हम रेजिग्नेशन की बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वो देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बेटा बात करते हैं कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है। हमने प्रेसिडेंट के अंदर क्या पढ़ा था? इंपीचमेंट। प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस होती है वो आर्टिकल 61 हमने पढ़ा था। आर्टिकल 61 दैट इज 61 दैट इज इंपीचमेंट, जिसमें ये होता है कि वो इंपीचमेंट का जो मोशन आता है वो किसी भी हाउस में आ सकता है। उसको लोकसभा में भी लाया जा सकता है, उसको राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। मान के चल लीजिए अगर वो इंपीचमेंट का मोशन आपका लोकसभा में आया है तो उसको लोकसभा से पास होने के बाद कहां जाना पड़ता है? राज्यसभा के पास जाना पड़ता है। अगर वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है, इसका मतलब कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसी टाइम अपनी पोस्ट से हट जाएगा। तो प्रेसिडेंट के उसमें तो ऐसा होता है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट का जो आपका रिमूवल है, वाइस प्रेसिडेंट का जो आपका रिमूवल है, तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में क्या होता है?
वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन आता है जो कि केवल और केवल राज्यसभा में ही आएगा। याद रखना, मतलब रेजोल्यूशन जो शुरू होता है, राइट, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन, जो मोशन शुरू होता है, वो केवल और केवल राज्यसभा में ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट ने पढ़ा था किसी भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, लेकिन यहां पे वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो मोशन आएगा, जो रेजोल्यूशन आएगा, वो केवल और केवल राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद वो जो आपका मोशन है, वो जो आपका क्या है रेजोल्यूशन है, वो आपका लोकसभा जाता है और बाद में लोकसभा का भी उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट मतलब उसको राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा को भी क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। और जैसे ही लोकसभा उस रेजोल्यूशन को अपने यहां से पास कर देता है, सपोर्ट कर देता है, वैसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस से हट जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई होप उनका रिमूवल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे जो है आपका हटाया जाता है। तो इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी पावर और उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, अच्छा एक और बात मैंने आपको आई थिंक प्रेसिडेंट के अंदर भी नहीं बताई थी, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। सेम चीज है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी सेम है। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट राज्यसभा में रेजोल्यूशन लाने वाले हैं तो इससे पहले, इस रेजोल्यूशन को लाने से पहले कम से कम 14 डेज पहले क्या करना पड़ता है, वाइस प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है कि हम आपके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने वाले हैं राज्यसभा में। कितने दिन पहले? 14 डेज पहले। वैसे ही प्रेसिडेंट के उसमें भी होता है। अगर आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर इंपीचमेंट मोशन आता है, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे वो राज्यसभा में आए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उससे कम 14 डेज पहले बताना पड़ता है कि हम आपके अगेंस्ट क्या लाने वाले हैं, इंपीचमेंट मोशन को लाने वाले हैं इस हाउस के अंदर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन पहले बताना पड़ता है, तो एटलीस्ट 14 डेज पहले बताना पड़ता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आया। इसके बाद हम लास्ट जो टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे वो है वाइस प्रेसिडेंट की वी कैन से पावर्स। जैसे प्रेसिडेंट की हमने पढ़ी थी, तो प्रेसिडेंट की तो काफी सारी हमने पावर पढ़ी थी, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है, उन पावर्स को किसकी एडवाइस पर काम करता है? प्रेसिडेंट उन पावर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। व्हाटएवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज, जो भी काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, मेनली जो भी काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है या वी कैन से करते हैं, वो पूरा काम किसकी एडवाइस पर करते हैं? वो आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी ही एडवाइस पर करते हैं। यहां पे पावर्स देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है। सबसे पहली पावर ये है दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफ जस्ट वेट बेटा, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ही और शी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, he is the ex officio chairman of राज्यसभा। कि जो वाइस प्रेसिडेंट है बेटा, आपके वाइस प्रेसिडेंट क्या है? आपके वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बेटा पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब यह है जो भी पर्सन आपका वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, whosoever, जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा बनेगा, वो अपने आप राज्यसभा का क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए नीति आयोग, आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा, जो पहले आपका क्या था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो प्लानिंग कमीशन की जगह जो है भारत सरकार ने नीति आयोग को जो है लेकर के आया।
तो नीति आयोग का कौन हेड, उसका जो प्रेसिडेंट होता है, उसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? नीति आयोग का जो आपका चेयरपर्सन होता है वो पीएम होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है, ओके, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। मतलब नीति आयोग के चेयरमैन को अलग से अपॉइंट करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो भी बनेगा, वो अपने आप ही नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा। वैसे ही है, जो भी पर्सन आपका वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप क्या बन जाएगा? वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना इसके अंदर, भले ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का चेयरमैन है, बट यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, वीपी लिख रहा हूं बेटा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए वीपी लिख रहा हूं। वीपी इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, आरएस, राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो है इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। भले ही वो राज्यसभा का चेयरमैन है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, वो राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होकर के नहीं आया है। ठीक है, सो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर जो है नहीं है, सो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, इसलिए वो राज्यसभा में वोट भी नहीं दे सकता है। वोट, जैसे आपका कोई भी बिल आ गया हो, उसके ऊपर आपका क्या होता है, बहुत एक जो डिस्कशन होता है, फिर उसके ऊपर वोट दिया जाता है। तो राज्यसभा क्योंकि वो केवल चेयरमैन है, यस, ये हम बोल सकते हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आपका फाइनल वोट दे सकता है, लेकिन वो ऐसे नॉर्मल सिंपल वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को बेटा, दिस पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा का मेंबर नहीं है, इसीलिए वो वोट देने का एंटाइटल नहीं है, इसलिए वो राज्यसभा में वोट नहीं दे सकता। तो ये पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी पावर देखते हैं। दूसरी पावर बेटा ये है, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी देखा था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली होती है, हमने पढ़ा था, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली होती है इन द सेंस, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है आपकी डेथ हो जाती है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रिजाइन कर देते हैं, किसको करते रिजाइन? वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं। या तो उनकी डेथ हो गई, या तो वो उन्होंने क्या कर दिया, आपका रिजाइन कर दिया, या तो उनके अगेंस्ट इंपीचमेंट आ गया, इंपीचमेंट से उनको हटाया जाता है, या तो उनके अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन पास हो गया, मतलब उनको जो हटाया गया, रिमूव कर दिया। तो इस केस में प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा? इस केस में प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा, या वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? काम करेंगे। लेकिन यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेसिडेंट के अंदर वाइस प्रेसिडेंट तो यहां पे काम बिल्कुल करेंगे, लेकिन 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट को भरना पड़ेगा। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए न्यू इलेक्शंस होंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर आपका न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आना चाहिए। ये बात इसके अंदर है। तो ये हमने देखा था, कुछ पावर्स हमने इसके अंदर देखा कि क्या क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पे आपका मेनली कर सकता है। तीसरी पावर देखते हैं। तीसरी पावर आपका इससे रिलेटेड है, जो आपका सेकंड पावर है। खैर ये कोई पावर नहीं है, ये मैं आपको एक जनरल पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह पर काम करेंगे 6 महीने के लिए, मैंने बताया था, जब भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह काम करेंगे, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस में नहीं है, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, सारे के सारे जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं या जो भी सैलरी होती है, जो भी चीज होती है, वो वाइस प्रेसिडेंट को किसकी मिलेगी? वो प्रेसिडेंट की ही मिलेगी। जितने भी टाइम वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम वहां पे करेंगे, तो वो उस टाइम तक की जो सैलरी है, जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी चीजें हैं, उनको किसकी मिलेगी? उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही मिलेगी।
तो आई होप यहां तक बेटा सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ठीक है, तो इतना पोर्शन हमने आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर देखा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये पोर्शन, सारा पोर्शन आपको बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट होगा तो यू प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज हम इतना करेंगे, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।